Assalamu alaikum. The topic that we are going to discuss today is adaptation to land. We are discussing our topic which is about डिवीएन ब्रायोफाइटा। तो अब हम डिवीएन ब्रायोफाइटा में देखेंगे कि इनकी लैंड एडेप्टेशंस जो हैं वो किस तरह की हैं। टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट होती है जो लैंड लिविंग होते हैं। तो लैंड पे रहने के लिए ब्रायोफाइट्स जो हैं वो कौन कौन सी अडेप्टेशंस जो हैं वो करते हैं, क्या क्या फीचर्स जो हैं वो अडेप्ट करते हैं ताकि वो लैंड के ऊपर रह सकें। क्योंकि ये वाटर लविंग प्लांट्स होते हैं तो ये ज़्यादातर वाटर पे ही रहते हैं, लेकिन अगर इनको लैंड पे रहना पड़े तो ये जो जो काम करते हैं वो अब हम स्टडी करेंगे। पहला काम ये करते हैं कि इनकी प्लांट की जो बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। तो ये मैक्सिमम वाटर जो है वो अपने अंदर कंजर्व कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और सेल का सरफेस एरिया जो है उसको कम से कम रखते हैं ताकि लैंड की जो ड्राई कंडीशंस हैं, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो मॉइस्चर जो है वो उड़ सकता है। तो इसलिए ये सरफेस एरिया कम रखते हैं ताकि कम से कम मॉइस्चर जो है वो इनकी तरफ से उड़े। इसके साथ साथ इनकी बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर होती है तो वाटर को मैक्सिमम जो है वो अपने अंदर सेव कर लेते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो फर्दर वाटर का लॉस जो है वो होने से रोकती है। जैसे आप लोग अगर अक्सर देखते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर बारिश जो है पड़ती है तो प्लांट ऐसा नहीं होता कि वाटर के अंदर मिक्स होके ख़त्म हो जाते हैं। पानी उनके ऊपर गिरता है, गिर कर जो है वो नीचे गिर जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि उनके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है जो कि प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। साइड बाय साइड उसका ये भी फंक्शन होता है कि एक्सेस वाटर को प्लांट के अंदर से इवेपोरेट नहीं होने देती। तो एक तो ये सेल का सरफेस एरिया कम रखते हैं ताकि ज़्यादा लैंड के ऊपर उनका ज़्यादा एक्सपोजर ना हो और ज़्यादा इवेपोरेशन ना हो इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। साथ में क्यूटिकल जो है वो फर्दर वाटर लॉस को कम कर देती है। इसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक टिश्यूज जो हैं उनकी डेवलपमेंट शो करते हैं स्पेशल चैम्बर्स के अंदर। स्पेशल चैम्बर्स के अंदर फोटोसिंथेटिक टिश्यूज होने की रीज़न ये होती है ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे तरीके से हो सके और वाटर जो है वो कम से कम लूज हो और इसके अलावा जो लाइट की तरफ प्लांट्स का एक्सपोजर है वो भी मेंटेन रहे। बहुत ज़्यादा जो है वो वाटर का लॉस ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी वेल मेंटेन वे में रहे। तो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज जो हैं वो इस तरह से होते हैं कि किसी भी तरह से प्लांट को नुकसान ना हो। इसके अलावा इनके अंदर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको राइजॉइड्स कहा जाता है। राइजॉइड्स जो हैं ये वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं और एंकरेज में हेल्प आउट करते हैं। एंकरेज मतलब कि जिस चीज़ के ऊपर ये ग्रो करेंगे, फॉर एग्जांपल सॉइल पे ग्रो कर रहे हैं तो सॉइल के ऊपर राइजॉइड जो हैं इनको जकड़ के रखेंगे। जैसे प्लांट्स के अंदर रूट्स होती हैं कि वो पौधे को अपनी जगह पर बहुत मजबूती से पकड़ के रखती हैं। इन द सेम वे इनके अंदर जो हैं वो राइजॉइड्स होती हैं जो मजबूती से पकड़ के प्लांट को रखती हैं और वाटर एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प आउट करती हैं और प्लांट को अपनी जगह पर अपने एरिया पे मेंटेन करके रखती हैं। इनके अंदर हेट्रोगेमी होती है। हेट्रोगेमी का मतलब है कि इनके अंदर दो तरह के गैमीट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनका जो एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है, फीमेल पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और उसके अंदर फूड भी स्टोर होता है। इसके अलावा इनके अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। स्पर्म्स जो है वो मूव कर सकते हैं। स्पर्म जो है वो उनको केमिकल सिग्नल मिलता है एग की तरफ से और उस केमिकल सिग्नल को वो डिटेक्ट करते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये केमिकल सिग्नल पॉजिटिव है। तो वो फिर जहाँ कहीं पे एग होता है उसकी तरफ जाते हैं, जाके उसको फर्टाइल करते हैं। जब एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर वो डेवलप करता है इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म और फिर जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है और फिर न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है। तो इनके अंदर जो एग होता है वो अपनी जगह पर रहता है, उसके अंदर फूड भी स्टोर होता है और स्पर्म्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। इसके अलावा इनके जो गैमीट्स होते हैं इनमें गैमीट्स की प्रोडक्शन होती है और इनके अंदर जो गैमीट्स होते हैं वो स्पेशल मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स के थ्रू जो हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। आर्चिगोनिया जो है वो फीमेल पार्ट है और जो एंथ्रीडिया है वो मेल में होते हैं। मतलब जो स्पर्म से रिलेटेड होगी वो एंथ्रीडिया होगा और जो एग से रिलेटेड होगी वो आर्चिगोनिया होगा। तो गैमीट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं।
इनके अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है वो मल्टी सेलुलर होता है और वो फीमेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और फीमेल की बॉडी के अंदर वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में सेफ रहता है और वहीं पे इसकी जो है वो डेवलपमेंट भी होती है। तो एम्ब्रियो जो है उसकी डेवलपमेंट फीमेल पार्ट के अंदर होती है। इनके अंदर दो तरह की जनरेशन्स होती हैं, एक को स्पोरोफाइट कहते हैं, एक को गेमीटोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट ऐसी जनरेशन होती है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, गेमीटोफाइट ऐसी जनरेशन होती है जो गेमीट्स प्रोड्यूस करती है। स्पोरोफाइट गेमीटोफाइट में चेंज होता है, गेमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनके अंदर रहती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो प्लांट के अंदर इस तरह का जेनेटिक कम्बिनेशन प्रोड्यूस कर देती है, इस तरह का मटेरियल प्रोड्यूस कर देती है कि प्लांट के अंदर जो है इतनी कैपेसिटी होती है कि वो डिफरेंट टेरेस्ट्रियल कंडीशंस को बेयर अप कर सके। तो ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये इनके जेनेटिक मेकअप को भी स्ट्रॉन्ग करती है और इसके अलावा इनको लैंड अडेप्टेशन के लिए भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये इनके डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि लैंड पे रहने के लिए ये अडेप्ट करते हैं। नेक्स्ट आती है डिवीएंट ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियोफाइट्स जो होते हैं ये वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इनको वस्कुलर प्लांट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। Xylem is used for the conduction of water while phloem is used for the conduction of food. ये लैंड के ऊपर सक्सेसफुली अडेप्टेशन शो करते हैं। ये बहुत ही इजीली लैंड के ऊपर हार्श से हार्श कंडीशंस को भी बेयर अप कर सकते हैं और बहुत इजीली रह सकते हैं और इसके अलावा इनके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। अभी नीचे जो हम करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, जो इनके वेजिटेटिव पार्ट्स होंगे, जो इनके रिप्रोडक्टिव करेक्टरिस्टिक्स होंगी, इन करेक्टरिस्टिक्स की वजह से वेस्कुलर प्लांट्स को, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है और इन्होंने जो लैंड के ऊपर है वो डोमिनेशन शो की है और ये लैंड के ऊपर एज अ प्रीडोमिनेंट फ्लोरा जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन आ जाता है रूट, स्टेम एंड लीव। डिवीएंट ट्रेकियोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनमें प्रॉपर रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होती हैं। इनके जो स्टेम, रूट्स और लीव्स हैं इनके अंदर प्रॉपर वस्कुलर सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। इसके अलावा इनके अंदर जो स्पोरेंजिया होता है जिसके अंदर स्पोर्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोटेक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इनके अंदर सीड्स की एवोल्यूशन प्रेजेंट होती है, क्योंकि अगर स्पोरेंजिया प्रोटेक्टेड फॉर्म में होगा तो इनके अंदर सीड्स भी सेव होंगे और अगर सीड्स सेव होंगे तो इनका जो है वो कुछ भी वेस्ट नहीं होगा और सीड्स को जब मौका मिलेगा वो पॉजिटिव वे में स्प्रेड होंगे। तो इनके स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर पोलन ट्यूब प्रेजेंट होती है और पोलन ट्यूब जो है वो मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट्स तक पहुंचने में हेल्प आउट करती है और इसी रीज़न की वजह से इनको वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज वाटर चाहिए होता है फॉर ट्रांसफरिंग मेल गैमीट्स टू फीमेल, लेकिन इनके अंदर जब मेल गैमीट फीमेल तक पहुंचते हैं तो वो पोलन ट्यूब के ज़रिए से फीमेल तक अप्रोच कर लेते हैं, तो इनको वाटर की ज़रूरत नहीं होती। इनके अंदर फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं और फ्रूट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट जो होता है वो डिफरेंट होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा ट्रेकियोफाइट्स जो होते हैं वो फर्दर सब डिवाइड होते हैं 4 तरह की सब डिवीजन्स में। जैसे कि आपको पहले बताया था कि डिवीजन्स जो हैं वो आगे फर्दर सब डिवीजन्स में डिवाइड हो जाती है। तो इसके अंदर जो सब डिवीजन्स होती हैं वो 4 है, जिसके अंदर फर्स्ट वन है सिलोप्सिडा, दूसरी है लाइकोप्सिडा, तीसरी है सिनोप्सिडा और उसके बाद है टिरोप्सिडा। तो ये डिवीजन्स हैं जो कि इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। इसके अंदर बताया गया है कि जो वस्कुलर प्लांट्स हैं उनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स जो थे वो पहले प्रेजेंट नहीं थे। जब स्टार्टिंग में वो बिल्कुल वेस्कुलर प्लांट्स लैंड पे देखे गए थे तो उनके अंदर एज सच प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं थे। वो साइज़ में भी बहुत स्मॉल थे और वो डाइकोटमसली ब्रांच थे। इसका मतलब है कि वो 2 तरह की ब्रांचिंग शो करते थे, इरेक्ट थे, स्मूथ एरियल पार्ट्स थे उनके। एरियल पार्ट्स जो ये अबव ग्राउंड एरियल पार्ट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस वगैरह में हेल्प आउट करते हैं, और इसके अलावा उनकी स्ट्रॉन्ग सबस्टेरेनियन एंकरिंग। सबस्टेरेनियन का
मतलब होता है लाइंग अंडरग्राउंड, मतलब कि जो ज़मीन के नीचे प्रेजेंट होती है, जैसे कि रूट्स वगैरह होती हैं। तो एंकरिंग का मतलब होता है जकड़ के रखना, तो इनकी अंडरग्राउंड एंकर करके रखने वाले स्ट्रक्चर थे। और इनकी राइजोम्स जो थी एब्जॉर्प्टिव थी, मीन्स के वो मटेरियल मिनरल वगैरह सॉइल से एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाती थी। तो जो अर्ली थे प्लांट थे वो इतने ज़्यादा कोई वेल डेवलप्ड किस्म के नहीं थे, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म प्लांट जो थे वो डेवलप किए गए। अब यहाँ पे एरियल पार्ट्स वो हैं जो ज़मीन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो एयर की तरफ एक्सपोज होते हैं। सबटीरेनियन पार्ट्स वो हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, अंडरग्राउंड प्रेजेंट होते हैं। तो उनके अंदर एरियल पार्ट्स भी थे और सबटीरेनियन पार्ट्स भी थे जो कि उनको सॉइल में जकड़ के रखते थे, और एरियल पार्ट भी थे जो कि उनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते थे। तो ये अर्ली वस्कुलर प्लांट्स के बारे में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की गई है कुक्सोनिया की। ये एक वस्कुलर प्लांट था, अर्ली वस्कुलर प्लांट था। इसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट थे और इसकी ब्रांचिंग भी यहाँ डायग्राम के अंदर शो की गई है। ऑलमोस्ट 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले का इनका जो है यहाँ पर एक फॉसिल दिखाया गया है। इसकी शेप से उन्होंने यहाँ पर इसकी रिकंस्ट्रक्शन की है कि जो यहाँ पे मिलती जुलती है, तो उस टाइम वो इस तरह का कुछ दिखने में होता होगा। ये इसके यहाँ पर डायग्राम के अंदर ये जो पिक्चर में फॉसिल के अंदर नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पर स्पोरेंजिया बनाए गए हैं। तो ये इसकी बाकी की वेजिटेटिव बॉडी और इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो यहाँ पे डायग्राम के अंदर शो किए गए हैं। तो फॉसिल का मतलब होता है जब पुराने कोई इम्प्रिंट्स मिलते हैं किसी रॉक के अंडर, किसी सॉइल के अंडर, कहीं पे दरिया वगैरह के अंदर, तो जहाँ पर कोई इम्प्रिंट रह जाए, जैसे जब ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो वो कहीं पर अंडरग्राउंड हो जाते हैं, वहाँ पर उनकी डेड बॉडीज वहाँ होती ख़त्म हो जाती, तो निशान रह जाते हैं, इम्प्रिंट्स रह जाते हैं या उनके ढांचे रह जाते हैं। तो वो फिर फॉसिल्स होते हैं जिनको देख के साइंटिस्ट अंदाज़ा लगाते हैं अच्छा कि काफ़ी अर्सा पहले ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा। अब कुक्सोनिया की डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है इसका स्ट्रक्चर। उसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसकी स्टेम नेकेड है, इसके ऊपर लीव्स प्रेजेंट नहीं है। इसकी स्टेम यहाँ पर ये अगर इसकी स्टेम देखें आप तो स्टेम के ऊपर कहीं पर भी लीव्स प्रेजेंट नहीं है। तो जो अर्ली प्लांट्स थे उनके ऊपर लीव्स प्रेजेंट नहीं थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब डेवलपमेंट हुई तो स्केल लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल आउटग्रोथ जो थी वो प्लांट के ऊपर बनने लग गई। अब ये जो आउटग्रोथ थी इनके अंदर वस्कुलर सिस्टम जो थे वो प्रेजेंट नहीं थे, वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं थे, मींस के जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं थे। तो इनके अंदर ना फोटोसिंथेसिस हो पाती थी ना ही कोई और प्रोसेस हो पाती थी। तो उनको फिर साइंटिस्ट ने ट्रू लीव्स जो था उनका नेम नहीं दिया। लाइकोपोड्स वो फर्स्ट प्लांट थे लैंड के ऊपर जिनके अंदर ट्रू लीव्स और रूट्स की फॉर्मेशन हुई, जिनको प्रॉपर लीव्स आज हम कहते हैं आज के दौर में, वो ट्रू लीव्स और रूट्स जो थे वो डेवलप करने वाले फर्स्ट प्लांट जो थे लाइकोपोड्स थे, लाइकोपोड से बिलोंग करते थे। लाइकोपोड्स के अंदर एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम की। इनके अंदर लीव्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। लीव्स के अंदर सिर्फ एक ही वेन प्रेजेंट होती है और वो प्रॉपरली आगे उनके अंदर जो है वो सिंगल वेन प्रेजेंट होती है और वो प्रॉपरली आगे डिवीजन शो नहीं करती। उनके अंदर वस्कुलर सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं होती और ऐसे लीव्स को माइक्रोफिल कहा जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा वेन्स की डिवीजन नहीं हुई भी होती। अगर आप लोग अलग अलग पौधों के लीव्स देखो तो लीव्स की फॉर्मेशन अलग है। कोई ऐसे लीव्स होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ एक दो वेन्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइंस प्रेजेंट होती हैं, उनके ऊपर बहुत ही जो है वो मैसिव किस्म का वेनलेट सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो माइक्रोफिल होते हैं वो ऐसे लीफ हैं जिनके अंदर जो वेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड फॉर्म में नहीं होती, सिर्फ एक सिंगल वेन प्रेजेंट होती है और ऐसे लीव्स को माइक्रोफिल कहा जाता है। इसके उल्टा जो लीव्स होते हैं, इसके बरक्स जो लीव्स होते हैं, जो डेफिनेशन होती है वो मेगाफिल्स होते हैं। यहाँ पर थे स्मॉल लीव्स, यहाँ पर आ जाते हैं लार्ज लीव्स जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका लीफ का जो सामने वाला पोर्शन होता है बहुत ही चौड़े किस्म के लीव्स होते हैं। लीफ ब्लेड और लेमिना जिनका बहुत बड़ा होता है, जिन दरख्तों के पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं उनका लीफ ब्लेड और लेमिना जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसे लीव्स को मेगाफिल्स कहते हैं। मीन्स जिनके जो हैं वो लीव्स
छोटे छोटे हैं और ज़्यादा वेन्स और वेनलेट्स नहीं हैं वो माइक्रोफिल्स हैं, और जिनकी लीफ ब्लेड बहुत बड़ी बड़ी हैं और वेनलेट्स जो हैं वो डिवाइड हुई हुई हैं वो मेगाफिल्स हैं। मेगाफिल्स जो हैं वो फर्न्स और सीड प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कहा जाता है कि जो मेगाफिल लीव्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए। साइलोप्सिड्स जो प्लांट्स की कैटेगरी है 350 मिलियन ईयर्स अगो इनके अंदर मेगाफिल्स जो थे वो ऑब्जर्व किए गए थे। वो भी तब बनना स्टार्ट हुए थे जब डाइकोटमस ब्रांचिंग सिस्टम निकला, जिसके अंदर डबल डबल ब्रांचिंग जो थी वो होती थी प्लांट्स के अंदर। और फिर कहा गया कि ये जो इनके मेगाफिल की एवोल्यूशन हुई है, इनकी मेगाफिल जो हैं वो दुनिया में आए हैं, तो इनके आने के बहुत से स्टेप्स थे जिनको फॉलो करके ये आए थे। तो अब वो एवोल्यूशनरी स्टेप्स कौन से हैं उनको डिस्कस करते हैं। उसमें फर्स्ट वाला है ओवरटॉपिंग, दूसरा है प्लेनेशन और थर्ड वन है फ्यूजन और वेबिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओवरटॉपिंग क्या है। तो इसके अंदर जो डाइकोटमसली ब्रांच मीन्स के जो टू वे में ब्रांचिंग सिस्टम थी एरियल पोर्शन की। एरियल पोर्शन वो होता है जो अबव ग्राउंड होता है, जो एयर की तरफ एक्सपोज होता है। तो जो स्टेम थी उसने अनइक्वल ब्रांचिंग शो करना स्टार्ट की। कुछ ब्रांचेस जो थी वो शॉर्ट रह गई और कुछ ब्रांचेस जो थी वो बहुत एक्सपेंड कर गई, और जितनी ब्रांचेस थी जो ग्रो की सारी अलग अलग प्लेन की तरफ हो गई, किसी एक डायरेक्शन की तरफ ग्रो नहीं की। तो ये जो अनइक्वल डेवलपमेंट हुई ब्रांचेस की इसको ओवरटॉपिंग कहा गया। मीन्स के ब्रांचेस ने अलग-अलग डायरेक्शंस में ग्रो करना शुरू कर दिया, अलग अलग तरीके से ग्रो करना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है आइसोटोमस ब्रांच सिस्टम जहाँ पे इक्वली ग्रो कर रही है, लेकिन ये ओवरटॉपिंग और अनइक्वल डाइकोटमी देखें, इसमें कोई ब्रांच यहाँ जा रही है, कोई इस जगह जा रही है, कोई इस साइज में है, कोई भी बराबर नहीं है। तो इसको कहा गया ये ओवरटॉपिंग है। मतलब कोई किसी डायरेक्शन में है, कोई किसी डायरेक्शन में है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। तो ये जो अनइक्वल ब्रांचिंग थी इसको ओवरटॉपिंग कहा गया। नेक्स्ट स्टेप आया प्लेनेशन, जिसके अंदर ये देखा गया कि जो अनइक्वल डाइकोटमीज थी उनकी अरेंजमेंट एक प्लेन में की गई और इसको कहा गया प्लेनेशन का प्रोसेस। जैसे कि ये हैं तो ये एक ही प्लेन की तरफ डिवाइड कर रही हैं, ये हैं तो ये इक्वली एक प्लेन की तरफ डिवाइड कर रही हैं। तो इस स्टेप को कहा गया प्लेनेशन। ओवरटॉपिंग और प्लेनेशन के बाद जो प्रोसेस आई उसको कहा गया फ्यूजन और वेबिंग। अब ये जो स्पेस थी दो जो डाइकोटमस ब्रांचेस ओवरटॉप डाइकोटमस ब्रांचेस के दरमियान स्पेस थी, वहाँ पर पैरेन्काइमा सेल्स की शीट ने जगह बनाना स्टार्ट कर दी। और वहाँ पर जब शीट्स बन गई तो वो फ्लैट लेमिना की फॉर्मेशन हुई और वहाँ पर लीव्स ने बनना स्टार्ट कर दिया। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हुई जिनके अंदर फिर बहुत सी ब्रांचेस जो हैं या वेन्स और वेनलेट्स की फॉर्मेशन होने लग गई। जैसे कि ये खाली था, फॉर एग्जांपल ये खाली थे, अब इनके ये जो सारी स्पेस थी इसके ऊपर पैरेन्काइमा सेल्स की शीट आ गई। ये शीट जो है देखेंगे पहले ये खाली है, ये एक और ये दो, ये एक और ये दो, इनके आसपास पैरेन्काइमा सेल्स की शीट ने जगह घेरना शुरू कर दी और फिर इसको कहा गया ये लेमिना, और ये एक लेमिना बन गया, लीफ ब्लेड बन गई और इसके ऊपर फिर जो है वो ब्रांचिंग सिस्टम जो है वो बनने लग गया। तो इसको फिर कहा गया कि ये एक लीफ का स्ट्रक्चर बन गया। अब जब ये सारी एवोल्यूशन हो रही थी तो वस्कुलर स्ट्रैंड्स की जो एवोल्यूशन थी और फ्यूजन थी उसकी वजह से जो पैटर्न लीव्स के ऊपर सामने आया उसको कहा गया रेटिकुलेट विनेशन पैटर्न। यही रीज़न होती है कि डिफरेंट लीव्स जो हैं वो आपको दिखने में डिफरेंट लगते हैं, किसी का पैटर्न कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। और लीव की ये जो एवोल्यूशन की प्रोसेस थी ये बहुत ही ज़्यादा स्लो थी और ये इसको कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 15 to 20 मिलियन ईयर्स लगे। तो ये फिर प्रोसेस थी फ्यूजन की और वेबिंग की। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं कि किस तरह से लीफ की फॉर्मेशन हुई। डायग्राम के अंदर के पहले जो थी वो ब्रांचिंग जो थी वो अनइक्वल थी, फिर उसको एक प्लेन में लाया गया, उसको प्लेनेशन कहा गया। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है वो लीफ ब्लेड या लेमिना बनने लग गया, फिर उसको फ्यूजन और वेबिंग कहा गया। तो इस तरह से ये डिफरेंट स्टेप्स जो हैं एवोल्यूशनरी स्टेप्स आपने तैयार करने हैं। ऊपर आपने मेगाफिल और माइक्रोफिल्स की डेफिनेशन करनी है,
आपने इनकी एग्जांपल्स करनी है, ये डेफिनेशंस आपको आ सकती हैं। इसके बाद लीव्स और रूट्स जो थे वो फर्स्ट टाइम लाइकोपोड्स में देखे गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। कुक्सोनिया का स्ट्रक्चर किस तरह था ये भी अंदाज़ा होना चाहिए। तो ये राइजोम थे, इनके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे वो देखने हैं आपने। इसी तरह से आपने लैंड अडेप्टेशन के फीचर्स देखने हैं और जो वेस्कुलर प्लांट्स के फीचर्स हैं उनको भी देखना है।